गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हम लोग यूट्यूब चैनल जबरदस्त स्टडी में। जैसा कि आप लोग पिछली क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा प्रोनाउन चैप्टर के बारे में। उसके 5 पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसी के आगे क्रम में हम लोग आज उसके जो 3 भाग और हैं बेटा उनको डिस्कस करने वाले। ठीक है बेटा, देखिए 6वां जो पार्ट बनेगा जाके हमारा वो बनेगा जाके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो वह प्रोनाउन होता है, शायद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम बता चुके हैं हम लोग, चलो फिर भी समझ लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो कि सब्जेक्ट या वर्ब पर प्रभाव डालता है। हमने साथ बताया था आपको, जिसमें सेल्फ लगाओ या सेल्फ्स लगाओ वही प्रोनाउंस हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बेटा, इसी के अंदर एक पार्ट बन जाता है जाके इंफेटिक। देखो समझ लो, अच्छा दोनों चीजें समझ लो, इंफेटिक और रिफ्लेक्सिव में क्या अंतर है। इंफेटिक प्रोनाउन जो होता है इसी के अंतर्गत ही एक पार्ट है, बस याद रखना है। इंफेटिक प्रोनाउन भी यही होता है सेल्फ, लेकिन बस ये जो होता है ये सब्जेक्ट पर प्रभाव डालता है और ये जो होता है ये वर्ब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वर्ब के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ये सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एग्जाम्पल समझ लो दोनों के, जैसे लिखा हुआ ही हिमसेल्फ विल अचीव हिज गोल। तो ये जो हिमसेल्फ लिखा हुआ है ये इसको बोलेंगे इंफेटिक प्रोनाउन। इंफेटिक प्रोनाउन। लेकिन जैसे मैं बोल दूं अवेल योरसेल्फ of avail yourself of every chance in life। देखो अवेल का मतलब होता है लाभ उठाना। हमें अवेल के साथ हमेशा कौन सी वर्ब आती है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आती है और वर्ब तो उसी के हिसाब से आ जाएगी। तो अवेल योरसेल्फ ऑफ एवरी चांस का मतलब हो जाएगा हमेशा खुद को तैयार रखना चाहिए या हमेशा लाभ उठाना चाहिए जीवन में प्रत्येक चांस का, प्रत्येक अवसर का। ठीक है भैया, क्लियर है। इसका मतलब है वह खुद ही अचीव करेगा अपना गोल। जब सब्जेक्ट में जोर डालना होगा तब इंफेटिक प्रोनाउन उसको बोल देंगे। जब वो इस्तेमाल करी जा रही होगी वर्ब के लिए, ये कौन सी वर्ब है बेटा, मेन वर्ब है ना, तो मेन वर्ब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होगा सेल्फ वाले वर्ड्स, वो कहलाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो इसको कोई रूल समझ लेते हैं। कुछ वर्ब होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत, रूल है बेटा सम वर्ब्स एज एंजॉय, अवेल, रिकंसाइल, एंजॉय, अवेल, रिकंसाइल, रिजाइन, इस प्रकार से बहुत सारी वर्ब्स है हमारी जो कि आपको डिस्कस करनी है कि ये वर्ब्स हमेशा अपने साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगी। क्लियर बेटा, समझ पा रहे हो बात को। जैसे एग्जांपल समझना, लिखा हुआ है राम शुड रिजाइन योरसेल्फ फ्रॉम द जॉब। तो बेटा ये जो योरसेल्फ है ये गलत है, यहां पे क्या आएगा, राम के हिसाब से या हिमसेल्फ आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा, हिमसेल्फ आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, नोट करो बेटा। स्क्रीनशॉट हो गया कंप्लीट। चलो एक मिनट समझते हैं। ये तो वो वर्ब हो गई जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती है, लेकिन कुछ वर्ब और 2-3 वर्ब जो इंपॉर्टेंट होती है, सम वर्ब्स कीप
बाथ, हाइड, ये 3-4 वर्ब्स बेटा ऐसी हैं जो कि अपने साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेती हैं, लेकिन आपको लगा के दी जाएंगी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे लिखा हुआ है यू शुड कीप योरसेल्फ फ्रॉम बैड बॉयज। योरसेल्फ की जगह पे योरसेल्फ कुछ नहीं, योरसेल्फ इस्तेमाल ही नहीं किया जाएगा। वैसे यू के हिसाब से योरसेल्फ सही था, लेकिन यहां पे जब मैंने बताया कीप वर्ब लग जाएगी तो योरसेल्फ का इस्तेमाल ही नहीं किया जाएगा। यू शुड कीप फ्रॉम बैड बॉयज, आपको बुरे बच्चों से दूर रहना चाहिए। कीप मतलब क्या होता है बेटा? दूर रहना चाहिए। क्लियर बेटा? अब जैसे मान लो हाइड की बात करते हैं, द थीफ hid himself behind the wall, behind the wall। तो ये बेटा जो हेड लगा हुआ है, मैंने बताया है ऐसी वर्ब है जो अपने साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेती, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नोट करो बेटा। चलो आगे देखो, ये हमारे 7वां जो पार्ट बनेगा जाके वो बनेगा इंटेरोगेटिव। आप लोग साफ साफ देख रहे हैं बेटा, इंटेरोगेटिव का मतलब ही क्या होता है? प्रश्नवाचक। मतलब ऐसे वर्ड जो कि क्वेश्चन पूछने में काम करते हैं वो हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत इस्तेमाल किए जाएंगे। जैसे व्हाट, which, why, who, how, etc। वो वर्ड्स जो कि क्वेश्चन पूछने का कार्य करते हैं, प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, वे प्रोनाउंस जो कि प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं वो हमारी इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत आती है। जैसे हु आर यू, ये क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो कि अकेले इस्तेमाल होता है। प्रोनाउन शब्द ही का मतलब होता है कि वो नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब जैसे यहां पे मैं बोलूं विच इज योर कार, ठीक है, एक बोलूं विच कार इज योर्स, विच कार इज योर्स, तो बेटा विच जो यहां पे है ये बोला जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, लेकिन जो ये यहां पे विच लगा हुआ है ये किसके साथ लगा हुआ है? कार के साथ लगा हुआ, मतलब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, क्लियर है भैया? और यहां पे योर जो था वो बनेगा जाके पजेसिव एडजेक्टिव, और यहां पे जो योर्स है ये बनेगा जाके पजेसिव प्रोनाउन। नोट इट डाउन बताओ, नोट करिए। चलो अगला देखते हैं, जो आखिरी पार्ट है बेटा हमारा वो बनता है जाके रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन साफ साफ आपको अर्थ समझ पा रहे होंगे, वह प्रोनाउन जो कि संबंध जोड़ने का कार्य करता है रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है भैया? इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? हु आ जाएगा, हुम आ जाएगा, दैट आ जाएगा, विच आ जाएगा, एक आध दो वर्ड और जोड़ सकते हैं, बाकी यही वर्ड्स होते हैं। ठीक है बेटा, जो मेन वर्ड्स होते हैं। क्लियर है? समझ पा रहे हो बात को? अब समझो, जैसे द मैन हु
fought with you is present here. तो बेटा ये जो इस्तेमाल हुआ है, ये जो हु, ये किसके लिए आया? मैन के लिए आया हुआ, क्लियर है। और यहां पे जो हु आया हुआ है इसको बोलेंगे क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। और समझो ये जो हु आएगा इसके बाद में जो भी वर्ब आएगी वो किसके हिसाब से आएगी? एंटेसिडेंट के हिसाब से आएगी। जिसको देखो ये जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव एडजेक्टिव, कोई भी वर्ड रिलेटिव वाले आपके इस्तेमाल होंगे, तो जब रिलेटिव वाले वर्ड इस्तेमाल होंगे तो उनके पहले आने वाले शब्द को बोला जाता है एंटेसिडेंट। और जो इन वर्ड्स के बाद जो भी वर्ब आएगी, जो भी पजेसिव आएगा, वो एंटेसिडेंट के हिसाब से ही आएगा। ठीक है बेटा, ये याद रखना है आपको। तो जैसे समझना, ही इज अ स्टूडेंट, आ नहीं होगा, ही इज द स्टूडेंट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज। समझ पा रहे हो बात को बेटा? तो ये जो स्टूडेंट लिखा हुआ है, ये किसके लिए आया है? हु किसके लिए आया है? स्टूडेंट के लिए आया। और जो ये वर्ब आई है ये भी किसके लिए आई है? स्टूडेंट के हिसाब से आई है। मतलब समझ पा रहे हो, जो हु के एंटेसिडेंट होता है उसी के अनुसार ही सारी वर्ब्स लगाई जाएंगी जो कि उसके बाद आएंगी। नोट करिए, ठीक है, कंफर्म है? चलो अब समझेंगे सम इंपॉर्टेंट रूल्स। कहां जा रहे हो? घर जा रहे हो क्या? घर? सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ प्रोनाउन। देखो बेटा, वैसे तो हमने बहुत सारे रूल्स पढ़ लिए हैं, लेकिन कुछ एडिशनल रूल्स भी हैं जिनको देखना है आपको। देखिए पहला रूल हमारा क्या कहता है? सम वर्ड्स देखो, चलो पहले देख, सम वर्ड्स ऐसे एज वेल एज, along with, together with, and not, with, and none but, इस प्रकार से कुछ वर्ड्स अगर दो सब्जेक्ट्स को या दो प्रोनाउंस को जोड़ रहे हो तो जो वर्ब आएगी उन प्रोनाउंस के लिए वो पहले वाले प्रोनाउन के लिए आएगी। जैसे समझो कैसे, जैसे लिखा हुआ है राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैव gone to their house। देखो बात को समझो, मैंने आपको बताया एज वेल एज से जब दो सब्जेक्ट या प्रोनाउन जुड़े होते हैं तब वर्ब या पजेसिव पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार इस्तेमाल करी जाती है। तो पहला वाला सब्जेक्ट क्या है बेटा? राम है पहला वाला सब्जेक्ट, तो राम के हिसाब से यहां पे पहली गलती हैव के स्थान पे हैज आएगा, दूसरी गलती डियर के स्थान पे हिज आएगा। ठीक है भैया, समझ पा रहे हो? नोट करो, नोट करिए सारे वर्ड्स। नोट करिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंप्लीट करिए।
हो गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है सी टुगेदर विद हर पेरेंट्स वर रेडी टू बोर्ड। बोर्ड मतलब होता है प्लेन में चढ़ना, बेटा पता ही है आपको। तो बोर्ड हो गया। तो यहां पे मैंने बताया था टुगेदर विद भी ऐसा वर्ड होता है जो कि अपने साथ में पहले वाले प्रोनाउन के अनुसार लगाया जाएगा, वर्ब जो आएगी, तो वर्ब के स्थान पे वॉज आ जाएगा। क्लियर बेटा, समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, आसानी से। चलिए अगला रूल देखिए क्या कहता है, इसी में देख लेते हैं। वो रूल तो था हमारा पहला रूल कि मतलब ये वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगवाते हैं सारी चीजें, वर्ब या पजेसिव। अब समझना, जैसे कुछ वर्ड्स, ये दूसरा रूल है बेटा, सम वर्ड्स एज आइदर और, नाइदर नॉर, तथा नॉट ओनली बट ऑल्सो ऐसे वर्ड्स हैं बेटा जो कि नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब्स का प्रयोग करवाते हैं। जैसे लिखा हुआ है आइदर यू और योर स्टूडेंट्स have to do their consent। ठीक है भैया। तो मैंने बताया आइदर या और का प्रयोग किया जाएगा तो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहां पे स्टूडेंट्स था बेटा, आइदर यू और योर स्टूडेंट्स हैव टू, तो बेटा ये हैव टू सही है और दियर भी सही है क्योंकि स्टूडेंट्स लगा हुआ। अगर ये स्टूडेंट होता तो यहां हैज टू कर देते, यहां पे हिज कर देते। क्लियर है, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार नहीं आएगा, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार आता है बेटा। क्लियर है। चलिए एक और देखते हैं एग्जांपल, स्क्रीनशॉट लो। नॉट ओनली I but also my friends have got good marks। देखो भैया, नॉट ओनली आई, ठीक है, बट ऑल्सो माई फ्रेंड्स, तो माई फ्रेंड्स के हिसाब से आएगी वर्ब, तो हैव का बिल्कुल ठीक है, सही है सेंटेंस। नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए भैया। चलिए आगे देखते हैं। अगला रूल हमारा थर्ड नंबर रूल क्या कहता है? थर्ड नंबर रूल हमारा ये कहता है कि जब इट के बाद में बी वर्ब का प्रयोग किया गया हो और उसके बाद में कोई प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाना हो या उसके साथ में कोई प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाना हो, तब प्रोनाउन हमेशा नॉमिनेटिव केस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है भैया, जैसे लिखा हुआ है इट इज मी हु सफर्ड अ लॉट, इट इज मी हु सफर्ड अ लॉट, तो बेटा ये गलत है। मी की जगह पे क्या आएगा? आई आ जाएगा बेटा। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को बेटा? जैसे लिखा हुआ है वॉज इट हिम हु डिड नॉट
इनवाइट यू, क्या वही व्यक्ति था, क्या वह वही व्यक्ति है जिसने आपको इनवाइट नहीं किया है? तो हिम की जगह पे क्लियर भैया, नोट डाउन करिए। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे बेटा हम लोग, बहुत सारे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, लिखा हुआ है जो आप लोग सही करके बताएंगे। ईच बॉय एंड ईच स्टूडेंट, सॉरी, ईच बॉय एंड ईच गर्ल आर नॉट present in their class। चलो पहला एग्जाम्पल समझो। पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है ईच बॉय एंड ईच गर्ल आर नॉट। मैंने आपको ये तो बताया था कि ईच के साथ में एक बार लगाते हैं तब तो हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, लेकिन एक रूल और भी है, ईच के साथ में कितने भी बार सब्जेक्ट जुड़ा हो, ईच या एवरी के साथ में, तो आप कितने भी बार जैसे ईच बॉय, ईच गर्ल, ईच स्टूडेंट, ईच टीचर, सब 4-5 वर्ब दे रखे हो, वर्ड्स दे रखे हो, तब भी हम लोग वर्ब सिंगुलर प्रयोग करेंगे। तो आर की जगह पे क्या आएगा? इज आ जाएगा बस। लेकिन यहां पे जो है ये सही है, यहां पे दो की वजह से दियर को सही माना जाता है। क्लियर बेटा, समझ पा रहे हो? अब एक और लिखो। अब लिखा हुआ है वन शुड डू हिज ड्यूटी। आप लोग देखिए क्या गलती है, वन के हिसाब से यहां पे हिज ना आकर के वंस आएगा भैया, नोट करो इसको भी। एक और एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल और देखो, ये लिखा हुआ है ईच वन ऑफ अस each one of us is doing our duty properly, is doing our duty। इस रूल को बेटा देखना पड़ेगा अच्छे से, ये नया रूल मिला है आपको। जब कभी भी ईच वन या ईच का प्रयोग बाद में अस लगा हो, बाद में देम लगा हो, बाद में यू लगा हो, तो अभी अस लगा हुआ है तो अस के हिसाब से अवर लगा हुआ है। जैसे देम लगा होता तो देम के हिसाब से दियर लगा होता, यू लगा है तो यू के हिसाब से योर लगा होता। बात समझ पा रहे हो? लेकिन जो वर्ब है वो तो सिंगुलर आई है, उससे कोई मतलब नहीं है, ईच लग जाएगा तो वर्ब सिंगुलर ही आएगी। लेकिन मैं पदेशों की बात बता रहा हूं, क्योंकि पदेशों देखो यहां पे बदला था, यू के हिसाब से योर आएगा, ईच वन ऑफ अस लिखा हुआ है तो अवर आएगा, ईच वन ऑफ देम लिखा हुआ है तो दियर आएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ो। अगला देखिए एग्जांपल, एवरीवन शुड डू वंस वर्क। भैया एवरीवन कभी भी इस्तेमाल किया जाएगा तो उसका पदेशो वंस नहीं होता है, उसका पदेशो हिज होता है बेटा। उसका पदेशो क्या होता है? हिज होता है, ना कि वंस होता है। वंस किसका होता है? वन का ही केवल वंस होता है, इसके अलावा वंस किसी का नहीं होता है। हिज किसका किसका होता है? एवरीवन हो जाए, एनीवन हो जाए, समवन हो जाए, नो वन हो जाए, समबडी हो जाए, नोबडी हो जाए। इस प्रकार से अगर वर्ड बने में जाके तो पहले तो इनके साथ में सबके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी और दूसरा पदेशो हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर रहता है, हिज रहता है बेटा हमेशा। ठीक है ना, आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर है? चलिए एक और देखिए, आगे बढ़ते।
जैसे लिखा हुआ है none of the two brothers are happy to see you। देखो ये क्या समस्या है। तो जब नन ऑफ, बेटा पहले तो आप समझ पा रहे हो, दो ब्रदर्स की बात करी है तो नन का प्रयोग नहीं हो सकता है। नन का प्रयोग मोर देन टू के लिए होता है, यहां पे नाइदर का प्रयोग होगा। तो नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स। दूसरी चीज ये है, आर नहीं आएगा, हमेशा क्या लगाएंगे, नाइदर, नन, एनी, सबके लिए क्या आता है बेटा, इज का प्रयोग किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर बेटा। चलिए अगला एक और रूप देखो बेटा, एक और देखेंगे, जैसे लिखा हुआ है नाइदर ऑफ योर फिंगर्स आर वर्किंग प्रॉपरली। अब देखो बेटा यहां पे ये चीज तो कंफर्म है कि फिंगर्स आपकी मोर देन टू होती है, तो फिंगर्स की बात जब करी जा रही है तो नाइदर का प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब जब आपको कोई चीज वेल नोन पता है कि ये इतने नंबर्स में होती है, तब उसके लिए हम लोग उसके हिसाब से रहेंगे। जैसे बेटा कान दो है, आंखें दो है, मुंह एक है, पैर दो है बेटा, उंगलियां 5 है, तो सबको हम लोग उसी के साथ, जैसे उंगलियों की बात करेंगे तो नाइदर ना करके यहां पे क्या आएगा, नन का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर बेटा। नाइदर गलत हो जाएगा। लेकिन आंखों की बात करेंगे जैसे बोलो यू शुड हैव कोऑपरेशन, या नाइदर ऑफ योर आईज हैज कोऑपरेटेड विद यू। समझ रहे बेटा, समझ पा रहे। तो जब दो की बात करेंगे तब हम लोग नाइदर लगाएंगे, दो से अधिक की बात करेंगे तो नन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। आज के लिए भैया हम लोग काफी न्यूज पढ़ ली हम लोगों ने आज। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद हम लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए। और कल हम लोग फिर से यही प्रोनाउन चैप्टर को लास्ट पार्ट करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है भैया। नमस्कार, जय हिंद।